हेलो एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं बिहार बोर्ड के हिंदी के, जी हाँ, 12th क्लास के हिंदी के मॉडल सेट। इस मॉडल सेट में टोटल हम बात करेंगे 100 क्वेश्चंस की। और ये 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि यही से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉडल सेट से ही बहुत सारे सवाल यूं ही रिपीट कर दिया जाता है। तो साथियों, अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ इस शेयर कर दीजिए एक बार चैनल को, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल जाए कि हाँ जी, मॉडल पेपर की तैयारी स्टार्ट करा दी गई है स्टडी विथ रवि के चैनल पे। और सबसे पहली बार, जी हाँ, सबसे पहली बार यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर मॉडल पेपर की प्रिपरेशन आपको कराया जा रहा है। सबसे पहली बार अभी ओरिजिनल मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास में फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे यस सर रेडी है, तो आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। टोटल के टोटल 100 क्वेश्चंस है, आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा यहाँ पे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के है, मॉडल सेट नंबर फर्स्ट की आज हम बात करेंगे। ये इसमें आपको रूल मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। फुल मार्क 100 नंबर का होता है और हिंदी मीडियम है। ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें पूर्णांक यानी अंक टोटल 100 अंक है। और सारे थे, हमने इसको हटा दिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे आज, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला सवाल है कि सत्संग में कितनी अभिरुचि थी, सॉरी, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। ध्यान से पढ़िएगा सभी क्वेश्चंस को, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सत्संग में किसकी अभिरुचि थी ये आपको बताना है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या जयशंकर प्रसाद, बताइए फटाफट से। इसको अगर पीडीएफ में लेना है आपको आंसर के साथ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है, ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वहाँ पर बहुत सारे फायदा है। आपको वहाँ पे टॉपर्स नोट्स भी दिया जा रहा है। तो बताइए सत्संग में किसकी अभिरुचि थी साथियों। तो ये सूरदास की थी। किसकी? सूरदास की थी, जो कि ऑप्शन नंबर में। फटाफट बी ऑप्शन लगाएंगे और आगे निकल जाएंगे। साथियों, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन और आंसर की बात करेगा और लास्ट तक बने रहेगा सभी जितने भी स्टूडेंट हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल, कठोर शब्द का विलोम होगा, बताइए फटाफट से। कठोर शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? कुसुम होगा, कली होगा, मुकुल होगा, कोमल होगा। चार ऑप्शन ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा, 12th एग्जाम 2024 में, ध्यान रखिएगा। और आपको एक आंसर बताना है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। तो कठोर का, जी हाँ, कठोर शब्द का विलोम क्या होता है साथियों? ये कुसुम होता है। ऑप्शन नंबर एक की बात करते हैं, कुसुम होता है। यहाँ पे डी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे अगला सवाल, शेष शब्द का विलोम होगा, बताइए शेष शब्द का विलोम क्या होगा? विशेष होगा, अशेष होगा, द्वेष होगा या अफसोस होगा? सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर गलत नहीं, यही सही होगा साथियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, राइट है। इसको ये गलत हमने बता दिया था, जो कि गलती हो गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, आप लोग ध्यान से मिला लीजिए। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, शेष शब्द का विलोम होगा, बताइए। विशेष होगा, अशेष होगा, द्वेष होगा, अवशोष होगा। शेष शब्द का विलोम पूछा है, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? अशेष हो जाएगा। जी हाँ, शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अशेष, यानी उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा डायरेक्ट कर देना है। जैसे शेष का क्या हो जाएगा? विशेष होगा, नहीं विशेष नहीं होगा, अद्वेष भी नहीं होगा, अवशोष भी नहीं होगा, अशेष अ लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर सवाल, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यायन किया है? विद्यायन किया यानी कितने साल रहकर तुलसीदास ने वहां अध्ययन किया, पढ़ाई किया काशी में, बताइए। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास अध्ययन किए? 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ, चौथा नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? जी हाँ, 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। हर एक दिन 7:30 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा स्टडी विथ रवि चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा, जितना चाहे उतना शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा मिल सके। चलिए बताइए, शिव का उपासक कहलाता है, बताइए शिव का उपासक कौन कहलाता है? 5 नंबर सवाल, शिव का उपासक कौन कहलाता है?
जी हाँ, शिव का उपासक कौन कहलाता है? शैव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सभी का रहा जो कि राइट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, राइट है। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? शैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, छठा नंबर सवाल पे चलते हैं। छठा नंबर सवाल ये है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? छठा नंबर सवाल क्या पूछा है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? कमाइनी, साकेत, उर्वशी, मुकुल। 4 ऑप्शन है, फटाफट आप लोग बताएंगे जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है। यह जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कमाइनी है। क्या है? कमाइनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपको ध्यान देना है, VVI सवाल है आपके एग्जाम के लिए। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कमाइनी है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। छठा नंबर सवाल। चलिए आगे, 7वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट चलेंगे, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेगा क्योंकि मॉडल सेट है और मॉडल सेट को आपको 100% गारंटी लेके चलना है कि यहाँ से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में और बहुत सारे टेस्ट आपके ये करेगा। तो चलिए 7वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 7वां नंबर सवाल का जवाब बताइए। दूषित शब्द का विलोम होगा, क्या हो जाएगा? दूषित शब्द का विलोम। प्रदूषित, गंदा, स्वच्छ, मालिन, मलिन। क्या हो जाएगा? 7 नंबर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट। दूषित शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, दूषित दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? जी हाँ, स्वच्छ होगा। क्या होगा? स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी राइट है, स्वच्छ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे 8 नंबर सवाल क्या कहता है साथियों? 8वां नंबर सवाल है, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? इसका ऑप्शन नीचे है, बताइए किस कविता की पंक्ति है ये? पुत्र वियोग की है, गांव का घर की है, तुमुल कलह का है या हार जीत का है? 8 नंबर सवाल का जवाब फटाफट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, तुमुल कलह। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो राइट है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। घर शब्द का पर्यायवाची होगा, बताइए घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निकेतन होगा, तामरस होगा, नलीन होगा, प्रभा होगा। क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और आंसर आपको सही बताना है। गलत आंसर बिल्कुल भी टाइप नहीं करना है क्योंकि आपको निगेटिव यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाएगा, इसलिए आपको जब आंसर ना आए तो बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में गलत आंसर आप लोग नहीं देंगे और राइट आंसर देंगे। और अगर नहीं आए तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? ये निकेतन हो जाएगा। कौन? निकेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, निकेतन। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए आगे, अगला नंबर सवाल, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बताइए विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ठहराव, चाल, उठाव, क्रिया। जी हाँ, विराम का शाब्दिक अर्थ पूछा है, बताइए फटाफट से आप लोग। 10 नंबर सवाल है ये, 10 नंबर। जी हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन है। विराम का शाब्दिक अर्थ, जी हाँ, ठहराव। विराम का क्या हो जाएगा? ठहराव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। विराम का क्या हो जाता है? ठहराव हो जाता है। क्लियर है? जी हाँ, 10 नंबर सवाल तक सभी तो क्लियर है, तो बताइए फटाफट से कि यस सर क्लियर है। तो आगे चलते हैं, चलिए आगे चलिए। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? 11 नंबर सवाल का जवाब बताइए फटाफट से। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, भगत सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या रामधारी सिंह दिनकर है? उसने कहा था, किसने कहा था? ये आपको पता होगा, रोमांटिक कहानी है ये और बहुत ही मजे आता है इसमें पढ़ने में। उसने कहा था, तो बताइए इसके कहानीकार कौन है? जी हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है और बहुत ही मजेदार कहानी है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो है राइट है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं साथियों, एकदम राइट है। चलिए 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? जी हाँ, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? ला है, ल है, वाला है, आ है। प्रत्यय पहचानने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता होगा। प्रत्यय जो लास्ट में आता है, पढ़ने वाला, आला, वाला। ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़ने वाला को सही से पढ़िए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए पढ़ने वाला को सही से आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा क्योंकि प्रत्यय पूछा है और इसका जवाब क्वेश्चंस में ही छिपा रहता है। तो क्या आता है? पढ़ने वाला। जैसे यहाँ पे हमें लिख के बताएं, पढ़ने, पहले क्या आता है? पढ़ने
उसके बाद क्या आता है वाला, तो यही इसका वाला जो है ये प्रत्यय हो जाता है। जी हाँ, वाला प्रत्यय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ये एक मीनिंग यहाँ से निकालेंगे, ऐसे नहीं कि पढ़ने वा तक ले लेंगे, नहीं, ये कोई शब्द नहीं हुआ, तो कोई शब्द बनना चाहिए उसको हटाने के लिए। तो यहाँ पे शब्द बन रहा है, पहला शब्द क्या बन रहा है पढ़ने, पढ़ने एक शब्द है और वाला भी एक शब्द है। वाला क्या हो जाएगा इसका प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। तो आप लोग समझिए, सभी क्वेश्चंस को आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाइएगा तो डायरेक्टली आंसर बताना है आपको एग्जाम में जाके। तो इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों जो लेट से जुड़े हैं मैं उसको बता दूं, साथियों मॉडल पेपर का सोल्यूशन चल रहा है, पहला मॉडल सेट का आज सोल्यूशन है हिंदी का, ध्यान से, और बहुत सारे मॉडल सेट अभी आना बाकी है। चलिए 13 नंबर सवाल का जवाब बताइए। 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, कौरव शब्द में प्रत्यय है, बताइए कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौरव, रव, आ, औरव, बताइए कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो साथियों जब इसको तोड़ के आप लिखेंगे तो कौ प्लस रव आता है, रव क्या होता है दिन का नाम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। रव क्या होता है कौरव में प्रत्यय है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। अगला नंबर सवाल है 14 नंबर सवाल की, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। जी हाँ, दल विहीन लोकतंत्र किसके उद्देश्यों में है, बताइए साम्यवाद का, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का, साम्राज्यवाद का, अधिनायकवाद का। तो दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है आपको बताना है। साथियों मैं बता दूं ये जो सवाल है आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के स्टूडेंट आप लोग इसे बिल्कुल देख सकते हैं, बेझिझक देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो ये बी आ रहा है जो कि सभी का राइट है। जी हाँ, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो राइट है। चलिए 14 नंबर सवाल क्लियर है, तो आगे चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। कहता है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके निकट यहाँ पर दिख रहा होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज खाते हैं, पवन शब्द के संधि विच्छेद आखिर क्या होगा बताइए। 15 नंबर सवाल, पो जन अन होगा या प जोर वन होगा, पा जोर वन होगा या प जोर वान होगा, पवन शब्द। तो साथियों यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके 2019 में भी पूछा गया है, और उसके बाद 2017 में भी ये सवाल पूछा गया था, और 2021 में भी पूछा गया है। तो बताइए पवन के क्या हो जाता है, पोज और अन हो जाता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे पोज और वन अन हो जाता है। 15 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो राइट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी का राइट है ऑप्शन नंबर ए, पोज और अन। चलिए 16 नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। 16 नंबर क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से इसका जवाब। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, उद जोड़ योग, उत जोड़ योग, या उद प्लस योग, या उद जोड़ योग, बताइए क्या हो जाएगा। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद साथियों पूछा है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाता है। जी हाँ, उत जोड़ योग होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो राइट है 100% इसका जवाब। चलिए 16 नंबर सवाल क्लियर है, तो आगे चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या पूछा है कि निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है। गैगरिन किस कहानी से रिलेटेड है ये आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट से। गैगरिन मेन यहाँ पे पॉइंट है, गैगरिन निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है। जी हाँ, गैगरिन का उल्लेख है, उसने कहा था रोज, तिरिस या रस्सी का टुकड़ा। तो गैगरिन का उल्लेख साथियों यहाँ पे रोज कहानी में किया गया है। जी हाँ, रोज में गैगरिन का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, गैगरिन में रोज का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे अगला सवाल 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है। वह क्या करता है, कुल्हाड़ी से क्या करता है, वृक्ष काटता है, तो कारक क्या है इसमें, अपादान है, संप्रदान है, कर्ता है, करण है।
यहाँ पे आपको चूज करना है, इसका जवाब क्या होता है, सवाल में ही रहता है। तो क्या है, वह कुल्हाड़ी से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वह कुल्हाड़ी से, ये जो तीर का निशान जो लगा रहा हूं किससे काट रहा है, से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, क्या है, करण से, करण से है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं साथियों, तो राइट है ऑप्शन नंबर डी। वह कुल्हाड़ी से ब्रिज काटता है ना, तो से क्या है, करण है, तो कारक पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे 19 नंबर सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है, बताइए इसका जवाब आप लोग कि आनंदमय शब्द कौन सा समास है। जी हाँ, आनंदमय शब्द कौन सा समास है, आपको बताना है। तो साथियों आनंदमय शब्द की बात की है, तो आनंदमय शब्द जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि यहाँ पे आ से शुरू हो रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा, तो तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 20 नंबर को देखते हैं। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने, या छात्रों ने। गांधी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, जी हाँ, किसने जलाया था, एमन साहब के कर्मचारियों ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है वो राइट है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिख रहा है, एमन साहब की कर्मचारियों ने, एक मिनट मैं सही से लगा देता हूँ यहाँ पे। जी हाँ, एमन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन नंबर डी की, सॉरी सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर राइट है। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें कौन सा सर्वनाम है। जी हाँ, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें कौन सा सर्वनाम है, बताइए आप लोग। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, कौन सा सर्वनाम है इसमें, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। इसमें साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा, पुरुषवाचक की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, पुरुषवाचक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल अगर क्लियर है तो, सॉरी 21 नंबर सवाल अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं 22 नंबर सवाल पे। इंपोर्टेंट सवाल है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। उपकार में उ है, उपका है, उप है, या उप है। तो उपकार शब्द में उप उपसर्ग है। क्या है, उप। उपसर्ग कौन होता है, जो पहले, यानी उप और कार। तो यहां से कार तो एक शब्द निकल जाता है और उप बच जाता है, तो उप क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। यह सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, 23 नंबर क्वेश्चन, बताइए। सिपाही की माँ एकांकी में लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, मोहन राकेश है, नामवर सिंह है, या उदय प्रकाश है। तो सिपाही की माँ में एकांकी के लेखक कौन है साथियों, जी हाँ कौन है, सभी का जवाब आना चाहिए। 23 नंबर सवाल था, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, 21 और 22 और ये 23 नंबर सवाल है। सिपाही की माँ एकांकी में लेखक कौन है, बताइए। जी हाँ, मोहन राकेश है। कौन है, मोहन राकेश की बात करते हैं, तो सिपाही की माँ में यही इसका लेखक है, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही है। चलिए आगे 24 नंबर सवाल, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। जी हाँ, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा, शांत रहा है, चंचल है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है। ये सभी कहानी से लिया गया सवाल है। तो गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो चंचल रहा है। कैसा रहा है, चंचल, चंचलापन रहा है गंडक नदी का जल सदियों से। चंचल कहने का मतलब उछाल जो होता है नदियों में, वो हमेशा बरकरार रहा है। 24 नंबर सवाल क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यह सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, दिख रहा है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, सच्चिदा प्लस नंद, या सच्चिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस आनंद, या सत्य प्लस चित प्लस आनंद। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद पूछा है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है, सत प्लस चित प्लस आनंद जो है वो राइट है।
चलिए 25 नंबर सवाल हम क्लियर किए। चलिए आगे 26 नंबर सवाल पे चलते हैं। 26 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लिडवेटर के नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक या गांव शिक्षक? जी हाँ, लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? बताइए फटाफट से आप लोग। 26 नंबर सवाल का जवाब फटाफट आप लोग देंगे। तो लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो ये विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक। 27 नंबर सवाल पे चलिए। 27 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये कहावत आपने और ये मुहावरा जो है आपने बहुत सारे सुने होइएगा। तो बताइए कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, या अनेक लोगों से मित्रता करना, या रोजगार के नए अवसर तलाश करना? तो इसमें आपको बताना है साथियों कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, क्या होगा यहाँ इसका आंसर? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन में दिख जाएगा। बहुत अनुभवी होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है वो। चलिए 27 नंबर सवाल क्लियर है। 28 नंबर पर चलते हैं। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? बताइए, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास में, हिंद महासागर में, या वाराणसी उत्तर प्रदेश में? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ पे है? तो सागर मध्य प्रदेश में इनका मूल निवास स्थान है। कहाँ पे? सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? जी हाँ, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? इसका आंसर बताने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा और मैं और ज़्यादा मॉडल सेट आपके लिए लाता रहूँगा। तो फटाफट से आप लोग एक बार शेयर कर देंगे क्लास को और लाइक कर देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगता है आपको क्लास, ताकि मैं उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँगा। तो ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? हार जीत लिखी, गाँव का घर लिखी, उषा लिखी, या पुत्र वियोग लिखी? तो साथियों ज्ञानेंद्र पति की जब बात करते हैं, ये गांव का घर लिखा था। क्या? गांव का घर लिखा था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, गांव का घर। क्लियर है सभी का? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। चलिए आगे। गला घुटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, गला घुटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट से। गला घुटना मुहावरे का अर्थ क्या है? साथ ही साथ इस चैनल पे आपको पैरामेडिकल की भी तैयारी कराई जाती है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी की तैयारी आपको टाइम टाइम से कराया जाता है। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग इस चैनल को और लगातार बने रहेंगे। तो गला घुटना मुहावरे का अर्थ होता है पिंड छुटकाना। जी हाँ, पिंड छुटकाना इसका अर्थ होता है। डींग हाँकना बिल्कुल नहीं होता है। भटकाना बिल्कुल, परेशान करना नहीं होता है। पिंड छुटकाना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट है। चलिए आप चलते हैं 31 नंबर सवाल पे। 31 नंबर सवाल को देखते हैं कि आखिर 31 नंबर सवाल क्या कहता है। 31 नंबर सवाल है कि माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा से आपसे दो नंबर के सवाल पूछा जाता है। जी हाँ, ये 31 नंबर सवाल है और मुहावरा से आपको हमेशा 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भयभीत हो जाना, घबरा जाना, हिम्मत आ जाना, या अनिष्ट की आशंका होना? तो यहाँ पे माथा ठुकराना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिष्ट की आशंका होना। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट है। माथा ठनकना का मतलब होता है अनिष्ट की आशंका होना। 31 नंबर सवाल क्लियर है। आगे 32 नंबर सवाल पे चलते हैं। 32 नंबर सवाल है मोपांसा कहाँ के थे? मोपांसा कहाँ का था बताइए। इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, वर्मा? तो ये कहाँ के थे साथियों?
ये ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांस के थे, इसे आप याद रखिएगा। एक मिनट। जी हाँ, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट है। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए आगे 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल है, दिवाली शब्द संज्ञा है। कैसा संज्ञा है दिवाली शब्द? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। दिवाली शब्द कैसा संज्ञा है बताइए फटाफट से आप लोग। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो दिवाली शब्द की बात करते हैं। दिवाली शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या? दिवाली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। पेशगी के लेखक है, बताइए पेशगी के लेखक कौन है? अंतोन चेखव है, गाइड डी मुसापा है, दिनकर है, हेनरी लोपेज है। पेशगी के लेखक कौन है? तो ये कौन है? हेनरी लोपेज है। कौन है? हेनरी लोपेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और ये राइट है। हेनरी लोपेज ये क्या है? पेशगी के लेखक है। 35 नंबर सवाल पे चलते हैं। 35 नंबर सवाल, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं? 3 है, 4 है, 6 है या 8 है? वीवीआई सवाल है। मॉडल सेट में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल डाले गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए ये सभी सवाल वीवीआई है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर जो डी में दिख रहा है, टोटल के टोटल 8 भाग होते हैं। इसे आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है? 36 नंबर सवाल है, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। वह घर नहीं जाएगा, इसमें कौन सा वाक्य है बताइए? वह घर नहीं जाएगा, इनमें कौन सा वाक्य है? क्या वो निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है या संदेहवाचक है? तो ये निषेधवाचक है। वो घर नहीं जाएगा, इसमें क्या है? निषेध है, निषेध उत्पन्न हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए 37 नंबर सवाल, चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? जी हाँ, चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? लोपेज ने कहा, लेव तेल्समे ने कहा, दिनकर ने कहा या सभी ने कहा ऐसा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा था? तो ये लेव तोल्स्टॉय ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। तो चलिए 37 नंबर सवाल क्लियर है, तो आगे चले अगला सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। 38 नंबर सवाल पे चलते हैं। 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। अनुभव शब्द है, अनुभव शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। अनुभव शब्द की बात की है तो अनुभव शब्द कैसा होता है? अनुभव, ध्यान से देखिए, जब आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो इसका आंसर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। तो अनुभव शब्द कैसा है? तो अनुभव शब्द की बात करते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग। अनुभव है, अनुभव किसको होता है? पुल्लिंग को होता है। पुल्लिंग यानी मेल को होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे काम कौन करता है? मेल करता है, इसलिए उसको अनुभव है। तो ये कौन है? पुल्लिंग को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर सवाल को देखते हैं, आखिर क्या कह रहा है। कहता है मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है बताइए? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। मनोविनोद, तो ये आपको बताना होगा मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है। जी हाँ, कौन सा है? मनोविनोद में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, कौन सा है? तो ये पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये राइट है, पुल्लिंग। 39 नंबर क्लियर है? 39 नंबर क्लियर है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्लियर है। तो आगे चलते हैं। चलिए आगे। जी हाँ, 40 नंबर सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक गिलास पानी लाओ वाक्य है। जी हाँ, एक गिलास पानी लाओ वाक्य कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक,
विषम्यवादी, आज्ञावाचक या इच्छावाचक। एक गिलास पानी लाओ, इनमें ये आज्ञावाचक है, आज्ञा दे रहा है कि आप एक गिलास पानी लाओ, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, आज्ञावाचक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 41 नंबर सवाल पे चलते हैं। 41 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। देखिए ये मॉडल सेट का क्लास है और इसमें इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। अदर क्लास में मैं खूब सारे बातें करेंगे, जो भी करना है आपको वो कर लेंगे, लेकिन जो मॉडल सेट है उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन और आंसर की बात कीजिए और देखिए कि सवाल आपके एग्जाम में कहाँ से पूछे जा रहे हैं और वहीं से आप लोग तैयारी कीजिए और ज़्यादा प्रेशर में लेके। तो अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है, निबंध, कहानी, एकांकी या वाक्यांग है। तो ये क्या है, निबंध है। जी हाँ, अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। इसको याद कैसे रखेंगे सर जी, तो यहाँ पे देखिए अर्ध और नारीश्वर, ना आ रहा है ना से निबंध, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही याद रखा है। 42 नंबर सवाल को देखते हैं। रविंद्र का संधि विच्छेद है, बताइए। रविंद्र का संधि विच्छेद है, रवि जोरिंद्र, रवि जोरिंद्र, रव जोरिंद्र या रवि जोरेंद्र। रविंद्र का संधि विच्छेद आपको करना है। तो यहाँ पर रवि जोर इंद्र होता है, क्या होता है, रवि जोर इंद्र होता है रविंद्र का संधि विच्छेद। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा या जानकार। ये क्या है, 43 नंबर सवाल है। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, तो इसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसे आप जिज्ञासु कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहा जाता है। 44 नंबर सवाल पर चलते हैं फटाफट से। 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो जयशंकर प्रसाद ये साथियों छायावाद से संबंधित है। किस बात से, छायावाद से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 45 नंबर कहता है कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन है, जयसी है, तुलसीदास है, कबीरदास है या सूरदास है। तो कवितावली के रचनाकार की बात करते हैं तो ये तुलसीदास है। कौन है, तुलसीदास की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए 46 नंबर सवाल पे चलते हैं। 46 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है साथियों, विधुर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 47 पर चलते हैं फटाफट से। 47 नंबर सवाल, चीरमार कौन सा समास है। तो चीरमार ये तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है। 48 पर चलते हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है, फटाफट से। साहित्य लहरी साथियों ये सूरदास की रचना है। सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, प्रगति और समास किनकी रचना है। प्रगति और समास किनकी रचना है, तो ये नामवर सिंह की है। किसकी है, नामवर सिंह की है, इसे आप याद रखेंगे। और आज का लास्ट सवाल, क्योंकि आज 50 ही रखेंगे, पार्ट 2 में हम आएंगे फिर से 50 क्वेश्चंस लेके। और आप लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा के पूरा क्वेश्चंस आपको करा के जाऊंगा। तो चलिए 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। और एक लेख आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग सेकेंड पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम फटाफट चल रहे हैं। मात्र अभी तक 33 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन आपको करा दिया है। तो एक लेख और एक पत्र में कौन सा लेखक है इसका, तो ये भगत सिंह है। और भगत सिंह की तरह आप लोग दहाड़ते रहिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। टोटल के टोटल हमने किया 50 क्वेश्चन आज के क्लास में। फिर से नेक्स्ट क्लास में आएंगे और 50 क्वेश्चन फिर से हम वो करेंगे और पार्ट 1 और मॉडल सेट फर्स्ट को समाप्त करेंगे। तो आपका स्वागत था स्टडी विथ रवि पर, और नंबर 1 यूट्यूब चैनल था साथियों ये आपके लिए, और है और रहेगा। और प्लीज़ जाते जाते 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब, 1 शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।